अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सोलेनॉइड। मैंने आपको बताया था कि सोलेनॉइड अब नए वाले सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यूएचएस इसको सिलेबस में ऐड कर ले। लेकिन सोलेनॉइड पढ़ने के बगैर सिलेबस से कतई नज़र सिलेबस में है या नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि सोलेनॉइड पढ़े बगैर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें सोलेनॉइड के बारे में पता होना चाहिए। अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल को हम सोलेनॉइड कहते हैं। जैसे एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग में जब करंट फ्लो करता है तो वो एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। ये सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रो की वजह से मैग्नेट बने, यानी करंट की वजह से जो मैग्नेट बने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है। सो सोलेनॉइड इज जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट की वजह से जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एक साइड पे नॉर्थ बनता है और एक साइड पे साउथ, तो सोलेनॉइड में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड इज अकॉर्डिंग टू इनवर्स राइट हैंड रूल। ये इनवर्स राइट हैंड रूल क्या है, अब जरा देखिए, मैं सिंपल से तरीके से आपको बताता हूं। यहां पर करंट जो है, करंट इधर होगी कर्ल ऑफ फिंगर्स। आपको पता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन थी थंब, करंट की डायरेक्शन में था। लेकिन सोलेनॉइड के केस में अगर ये सोलेनॉइड इस तरह से है, ये सोलेनॉइड है, अगर ये इसमें करंट है इस डायरेक्शन में, सो कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो एक और भी बड़ा आसान सा तरीका है। जिस तरफ नॉर्थ लिखते हैं ना, एन इस तरह से बनाते हैं, नॉर्थ का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो सोलेनॉइड के दो एंड होते हैं, जिस एंड पे करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज वो होगा नॉर्थ, और साउथ को ऐसे करके लिखते हैं। सोलेनॉइड का वो एंड जिस एंड पे करंट होगा क्लॉकवाइज वो होगा साउथ। तो दो तरीके हैं सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के। पहला तरीकाकार ये है कि कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट है, थंब बता रहा है ये नॉर्थ। दूसरा तरीकाकार ये है कि सोलेनॉइड को अपने फेस के सामने ऐसे रखो, जिस एंड पे करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज वो होगा नॉर्थ, और जिस एंड पे क्लॉकवाइज होगा वो होगा साउथ। हमेशा याद रखिए किसी भी सोलेनॉइड का एक एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा रहा है तो दूसरा एंड क्लॉकवाइज। अगर मैं अपनी फिंगर्स को देखूं तो ये वाली साइड मुझे एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है, और आप इस साइड को देखें तो ये क्लॉकवाइज नजर आएगी। तो हर सोलेनॉइड में जब भी करंट फ्लो करता है तो एक एंड पे एंटी क्लॉकवाइज लाजमी होता है और दूसरे एंड पे क्लॉकवाइज होता है। आपको तो पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करते हैं, और एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करने के बाद ये फार्मूला होता है म्यू नॉट इनटू एन आई, वेयर स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। So magnetic flux density within the solenoid depend on current I and number of turns per unit length of the solenoid। ये जरा डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम में ये पॉजिटिव से ये करंट यूं आ रहा है इस तरह से, ठीक है ना, ये करंट यूं जा रहा है। अब इस डायग्राम में आप देखें तो इस डायरेक्शन में करंट है, ये करंट की डायरेक्शन, और थंब बता रहा है ये नॉर्थ पोल होगा, और नॉर्थ पोल सॉरी जी ये करंट है, हाँ ये नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ है इसको ऐसे लिखेंगे, और ये साउथ है तो ये ऐसे होगा। ठीक है। तो साउथ एंड पे करंट होता है क्लॉकवाइज, ये देख लीजिए साउथ एंड ये करंट है ऐसे, तो इसको आप अगर अपने राइट हैंड की कर्ल ऑफ फिंगर्स के साथ देखें तो ये कर्ल ऑफ फिंगर्स हैं और थंब बता रहा है ये नॉर्थ है, और नॉर्थ को ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है। और इस तरफ साउथ है। ठीक है। अब ये जो फार्मूला है ना B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये याद रखिए ये सोलेनॉइड के बिल्कुल सेंटर में होता है। यहाँ पर है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई। क्या ये फार्मूला हर जगह अप्लाई होता है? नहीं, हर जगह अप्लाई नहीं होता। याद रखिए सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है लेकिन जीरो नहीं होता। लेकिन जब आपने एम्पेयर्स लॉ अप्लाई किया था तो आपने यहाँ पर जीरो लिया था जी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका फार्मूला म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई,
ये वाला फार्मूला सोलिनॉइड के इनसाइड लगता है, इनसाइड, सिर्फ इनसाइड, ये जिसको मैं रेड कर रहा हूं इनसाइड, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली इनसाइड द सोलिनॉइड। एंड्स के ऊपर आप देखें लाइनें स्कैटर हो गई हैं, स्कैटर, ठीक है ना, लाइंस क्या हो रही हैं, स्कैटर। तो जब लाइन स्कैटर होती हैं तो मैग्नेटिज्म आधी रह जाती है, हाफ हो गई, तो ये एंड्स के ऊपर है हाफ। अगर आप एक और काम करें, अगर आप सोलिनॉइड के अंदर एक मीडियम रख देते हो तो मीडियम रखने की वजह से सोलिनॉइड के अंदर इसके फार्मूले के अंदर एक और टर्म आएगी, दैट इज म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक हो गया। तो सोलिनॉइड में मैंने रूल भी बता दिया और ये फार्मूला भी बता दिया कि ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब हम पढ़ते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड बी है और इसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये है वेलोसिटी। अगर v वेलोसिटी के साथ v क्यू v क्रॉस b, v वेलोसिटी के साथ कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगी। उस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड सेकंड वेक्टर विद योर राइट हैंड। ऐसे अगर ये v है और ये b है, सो रोटेट v टुवर्ड b, ऐसे, ठीक है। रोटेट वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा ना वो वेलोसिटी है, उसको b की डायरेक्शन में मूव करवाएं, ठीक है। रोटेट वेलोसिटी टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, v क्रॉस b, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स होती है एक मूविंग चार्ज के ऊपर। अगर वो न्यूट्रल है, अगर ये न्यूट्रल है तो चार्ज जीरो होगा, तो न्यूट्रल के ऊपर फोर्स नहीं लगती, फोर्स जीरो हो जाएगी। अगर थीटा 180 है या जीरो है तब भी फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि फार्मूला है। और या ये भी ध्यान में रखिएगा, फोर्स वेलोसिटी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होती है और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी परपेंडिकुलर होती है, और उनके ऊपर भी परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में v और b होते हैं। अगर आप प्रोटॉन के लिए लिखना चाहते हैं तो ये फार्मूला आएगा v क्रॉस b, और अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहते हैं तो फार्मूला आएगा v क्रॉस b, यानी माइनस साइन। आप ऐसे भी लिख सकते हो e b क्रॉस v, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए ई वी क्रॉस बी की बजाय बी क्रॉस वी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव साइन जब क्रॉस प्रोडक्ट में मर्ज करते हैं तो वेक्टर की तरतीब बदली जाती है। तो अब ये बात याद रखनी है, जब भी कोई चार्ज मूव करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, ये वाली सिंपल सी बात है। अब ये वाली फोर्स लगेगी, इस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन को रोटेट करवाइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अभी तक मैंने जो आपको पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में पढ़ाया, इससे रेलेवेंट कुछ एमसीक्यूज को अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, तो ये टॉपिक्स आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएंगे। अच्छा, अगर थीटा 0 होगा तो फोर्स नहीं लगेगी, वो स्ट्रेट जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो सर्कुलर पाथ होगा, और अगर थीटा 90 के अलावा है, 60 है, 30 है, 45 है या कोई और है, तो उसका पाथ होगा हेलिकल। एट डिफरेंट एंगल्स बिटवीन v एंड b पार्टिकल्स फॉलो डिफरेंट पाथ्स, ठीक है। ये v क्रॉस b है, जैसे ये देखें v को b की तरफ रोटेट करवाएंगे तो फोर्स परपेंडिकुलर होगी। अब आप चेक कर लो, ये फोर्स परपेंडिकुलर है b के ऊपर भी, v के ऊपर भी, और उस प्लेन के ऊपर भी जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है। ये फार्मूले फिर एक बार देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए थीटा 90 डिग्री है, देन इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन नॉट द स्पीड। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, इसकी ऑल प्रॉपर्टीज आर लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट कैन नॉट डू वर्क, नो वर्क, ये वर्क नहीं कर सकती, जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ठीक है। कैन नॉट चेंज स्पीड, कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी, स्पीड नहीं चेंज ही करेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं चेंज करेगी। चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द
सम रीजन ऑफ स्पेस देन द आइदर फील्ड इन दैट रीजन इज जीरो। अगर वो चार्ज स्ट्रेट जा रहा है, ये आपकी बुक का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो आपके ज़हन में मैं अगर कहता हूँ कि यार ये चार्ज स्ट्रेट जा रहा है, तो आप बताओ कि ये चार्ज स्ट्रेट जा रहा है तो क्या वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? आप कहेंगे सर दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, या उसके एंटी पैरेलल जा रहा है, या वहाँ फील्ड ही नहीं है। ठीक है, तो थीटा 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, तो तब ये स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इट कैन नॉट डू वर्क, इट इज लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज जस्ट अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। हेलिकल पाथ कैसे आ जाता है जब एंगल ना, ये देखें ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी के बना लो दो कंपोनेंट, ये बी है, ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, ये होगा वी ये वी साइन थीटा होगा थीटा के सामने वाला, और इस डायरेक्शन में होगा वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा की कोशिश है राइट साइड पे लेके जाए, वी साइन थीटा की कोशिश है ऊपर लेके जाए। अब इन दोनों की जब इकट्ठी कोशिश लगेगी तो क्या होगा भला? इनकी दोनों की कोशिश की वजह से सर्कुलर पाथ नहीं होगा, बल्कि कैसा पाथ होगा? हेलिकल पाथ। वी साइन थीटा मूव करना चाहता है उसको सर्कुलर पाथ में, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। याद रखिए इधर को जा रहा है ना, अगर फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी तो सर्कुलर पाथ होता है। वी कॉस थीटा उसको स्ट्रेट लेके जाना चाहता है, तो फिर जब दोनों की वजह से मिल के इफेक्ट होगा तो वो होगा हेलिकल पाथ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अकेला मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्यू वी क्रॉस बी, अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अब अगर ये एक वक्त में दोनों हैं तो फिर दोनों का सम होता है लॉरेंट्ज फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कैन चेंज स्पीड। फिर आप मुझे बताओ, जो स्पीड चेंज कर सकती है वही एक्सेलरेट करवाएगी ना, कैन एक्सेलरेट। सो विच फील्ड कैन एक्सेलरेट? कौन सा फील्ड है जो स्पीड को बढ़ा सकता है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन के फार्मूला में सिर्फ यही फील्ड आएगा, और इसका ये फार्मूला ये है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड, कैन नॉट एक्सेलरेट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सेलरेट, कैन चेंज स्पीड। इलेक्ट्रिक फील्ड रुके हुए चार्ज को, जैसे ये एक रुका हुआ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स के पास ये एबिलिटी है कि इस रुके हुए चार्ज को मूव करवा ले, जबकि मैग्नेटिक फोर्स रुके हुए चार्ज पे, जो चार्ज रेस्ट पे होता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स उसको मूव नहीं करवा सकती। तो इसकी ये इक्वेशन होगी, मैग्नेटिक फोर्स और ये है, और ये इन दोनों का ये सम होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, अब है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है पैरेलल, ये देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल फोर्स पैरेलल लग रही है, यानी जिधर फील्ड की डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स एक्स परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फोर्स इज लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डायरेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल वेदर एट रेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, या मोशन में है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ उस वक्त लगती है जब बॉडी मूव कर रही हो, सॉरी चार्ज मूव कर रहा हो। बॉडी का लफ्ज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं, क्योंकि बॉडी का मतलब न्यूट्रल भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फोर्सेज डज वर्क इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज, जबकि मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती। इलेक्ट्रिक फोर्स चेंजेस द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, जबकि मैग्नेटिक फोर्स ये नहीं कर सकती। However, magnetic force does not change the speed and hence kinetic energy of the charged particle. Electric force is much larger than magnetic force. So this is a strong force. ठीक है, अब हम एक और चीज पढ़ते होते हैं इन दोनों फोर्सेस की वजह से, दैट इज वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर ये होता है कि अगर आप एक वक्त में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दो और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दो, अब जब दो फील्ड अप्लाई की जाएंगी तो चार्ज जाएगा स्ट्रेट पाथ होगा। अब आप हैरान होंगे कि ये कैसे होगा। चार्ज जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको किस तरफ लेकर जाना चाहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लेकर जाना चाहता है अपनी डायरेक्शन में। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फोर्स जो है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगती है। अब ये दोनों फोर्सेस इसको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करवाना चाहती हैं।
ये जो मैंने डायग्राम बनाई ये नहीं है, आपको एक सिंपल केस बनाता हूँ, अगले यूनिट में आएगा जब आप पढ़ते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ वहाँ पर हम ये डिटेल से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में कैसे लगती हैं। एनीहो वेलोसिटी सिलेक्टर में चले मैं यहाँ पर बना देता हूँ। सपोज मेरे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रुका हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहाँ लेके जाना चाहेगा? डाउनवर्ड। अब यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर देता हूँ। ये लें, ये जो क्रॉस लगे हुए हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इसको किस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे? अगर ये चार्ज पार्टिकल यूं जा रहा है, ये वेलोसिटी है, तो v क्रॉस b करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स इसको अपोजिट इस डायरेक्शन में लगेगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की। मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रही है? ऊपर की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स के लिए v क्रॉस b लगाना है और वो अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर ये होता है फोर्स भी उधर ही होती है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में लगती हैं। इसका मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा। उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर, यानी हम उसकी वेलोसिटी को सिलेक्ट करते हैं और वो विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट जाएगा। अब ऐसे केस में ये दो फोर्सेस बराबर हो जाती हैं। क्यू क्यू से कट गया, E इज इक्वल टू वी बी या V इज इक्वल टू ई ओवर बी। सो रिमेंबर दिस फार्मूला। ये अभी मैंने आपको डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो नहीं पढ़ाया, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो है वेलोसिटी सिलेक्टर। इफ़ यू वांट चार्ज पार्टिकल गो स्ट्रेट and there are two fields, one is electric field and the other is magnetic field. Electric field will try to move the charge in the direction of electric field, while magnetic field try the charge particle move according to the right hand rule. अब जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, चार्ज पार्टिकल इधर को आना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और अगर यहाँ पर ही मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूँ, ये क्रॉस बता रहे मैग्नेटिक फील्ड को, और इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ऐसे केस में जब दोनों फोर्सेस अपोजिट में लग रही हैं तो अगर उनकी मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा। तो ये है वेलोसिटी सिलेक्टर का फार्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चार्ज टू मास रेशियो पढ़ाऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा। अगर आप वेलोसिटी सिलेक्टर अभी तक कंफ्यूजन का शिकार हैं तो अगले लेक्चर में मैं वेलोसिटी सिलेक्टर की एक दो और डायग्राम क्लियर बना के आपको ये समझा दूंगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।